दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला दूसरा चैप्टर। इसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें पढ़ेंगे हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे, किन लोगों के द्वारा हुआ और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में किन किन लोगों का हाथ था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और उसमें सब जो कहानी है इसे हम 1900 से लेकर 1947 तक के बीच में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्र के प्रति प्रेम का जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी जब लोग देश के बारे में सोचने लगे और उसके लिए कुछ काम करने लगे तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो 1918 का समय आया था तब 1918 से लेके 1921 के बीच में फसल खराब हो गई थी। तो कुछ पहली बात तो ये कि 1918 से 21 के बीच में फसलें खराब हुई किस कारण से थी। तो जब 1918 का समय था उस समय जो लोग थे ना, जो युद्ध हुआ था उसके कारण काफी नुकसान हुआ था। तो 1918 में और 1921 के बीच में जो कीमतों के दाम थे ना वो काफी मात्रा में अधिक हो गए थे और लोगों के द्वारा इन फसलों को खराब कर दिया गया था। फिर 1920 में जो फ्लू महामारी है वो काफी मात्रा में फैली और लोगों की इसमें काफी मात्रा में मृत्यु भी हो गई थी, जिसके चलते लोगों ने दुख जाहिर किया था। और 1920 में या इसके बाद 1921 में जब जनगणना निकाली गई तो जब जनगणना हुई तो लोगों को मालूम हुआ कि इसमें 120 लाख से 130 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसके चलते काफी लोगों को डर भी लगा इस महामारी के चलते। और इसी समय पर जब इंग्लैंड देश के द्वारा भारतीय लोगों को दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेजा गया तो उन्होंने जबरन भर्ती शुरू कर दी। जबरन भर्ती किसे कहते हैं? जबरन भर्ती एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी एक देश के लोगों को जबरदस्ती करके उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी सेना में भर्ती कर लिया जाता है, उसे जबरन भर्ती कहते हैं। तो जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, यानी इससे पहले जब गांधी जी भारत में नहीं थे तो उन्होंने कुछ काम किए थे। वो काम कहाँ पर किए थे? दक्षिणी अफ्रीका में। जब गांधी दक्षिणी अफ्रीका में थे तो अंग्रेजों के द्वारा वहां के लोगों को रंग भेद की नीति के द्वारा परेशान किया जाता था या उन पर अनेक तरीकों से उन पर अत्याचार किए जाते थे। जब गांधी जी 1915 में भारत लौटे तो उन्होंने भारत में आकर सत्याग्रह का जो उन्होंने विचार रखा था उसको लोगों के सामने रखा। तो जब 1915 से पहले मैं बता दूं गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में क्या किया था। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी अपना एक बहुत दबदबा बना चुके थे, वहां के लोगों के दिलों में अपनी प्रेम बना चुके थे, वहां पर अपना एक बोलेंगे कि अपना अस्तित्व बनाए हुए थे गांधी जी। तो गांधी जी ने सोचा कि भारत में भी मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो जब गांधी जी भारत में लौटे तो उन्हें आते ही 1917 में, यानी कि जब 2 साल के बाद ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। 1917 में बिहार के चंपारण में उन्होंने आंदोलन किया था। चंपारण में आंदोलन किसके लिए किया गया था? तो सबसे पहले उन्होंने किया था चंपारण में 1917 में गरीब किसानों के लिए। और यह आंदोलन जब हुआ तो उन्होंने किसके लिए किया था? ये बागानी व्यवस्था के खिलाफ किया था। इसमें एक बार जो लोग काम करने के लिए आ जाते थे बागानी व्यवस्था में तो इधर से लोगों को दोबारा जाने की अनुमति नहीं थी। इस पर एक हस्ताक्षर करा लिए जाते थे, एक तरह का एग्रीमेंट होता था। जब तक लोग कोई व्यक्ति जिंदा है तब तक वो बागानी व्यवस्था में काम करेगा, या फिर उसे कभी कभी थोड़ी बहुत रियायत दे दी जाती थी उनके घर में वालों से मिलने के लिए। इस व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने खूब आंदोलन किया और इसमें लगभग सफलता हासिल भी कर ली थी। इसके कुछ महीनों बाद उन्होंने गांधी जी ने 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में आंदोलन कर दिया। यह आंदोलन इसलिए किया गया था, वहां पे जो लोग काम कर रहे जो लोग रहते थे वहां पर अंग्रेजों के द्वारा इतना टैक्स लिया जाता था कि लोग इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हुए और गांधी जी की बात को सुनकर वो लोग इकट्ठा हुए और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना शुरू कर दिया था। तो ऐसी बात नहीं है कि वो कर नहीं देते थे, लेकिन भारतीय लोग कर तो देते थे। लेकिन जब 1918 और के आसपास का जब समय आया तो उन महामारी के चलते उनके पास तो पहले से कुछ खाने के लिए था नहीं और अंग्रेजों के द्वारा उन्हें बार बार सताया जा रहा था। तो गांधी ने क्या किया कि इन लोगों को इकट्ठा करके उनके विरुद्ध
आंदोलन भी कर दिया और वहां पर विजय भी प्राप्त कर ली। फिर गांधी जी अहमदाबाद गए। वहां पर उन्होंने क्या किया, जो लोग कारखानों में काम कर रहे थे उनके वेतन को बढ़ाने के लिए उन्होंने आंदोलन कर दिया। जो वेतन लोग अंग्रेज सरकार देती थी वो उनके काम के बदले काम की अपेक्षा बहुत कम मिलता था, यानी कहीं के 12 घंटे के हिसाब से उन्हें दिन का केवल 100 रुपया या 50 रुपया ही मिलता था। ठीक, तो गांधी ने जब 1918 में ये आंदोलन किया तो उनके द्वारा लोग इकट्ठे हो गए, और गांधी ने जब ये तीनों आंदोलन किए तो गांधी का भी भारत में कुछ हिस्से पर, जैसे बिहार में, गुजरात में और अहमदाबाद में कुछ हिस्सों पर जहाँ पर इन्होंने आंदोलन किया, वहीं पर इनका कुछ थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी हुई, थोड़ा सा दबदबा हासिल हो गया लोगों को। तो इसके बाद आ जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? यह एक ऐसा कानून था जिसमें अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया जाता था कि जो भी व्यक्ति देश के बारे में और लोगों को भटकाने की कोशिश करेगा उन लोगों को बिना मुकदमे चलाए जेल में डाल दिया जाएगा। यह कानून गांधी जी को काफी बुरा लगा कहीं सभी को बुरा लगा। तो गांधी जी ने क्या किया, इसके खिलाफ आंदोलन करने की सोची। इससे पहले मैं बता दूं कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। सत्याग्रह का मतलब होता है एक ऐसी विचार शक्ति रखना जो सत्य के लिए आग्रह हो और सत्य की खोज के लिए दृढ़ हो, उसे हम कहते हैं सत्याग्रह। तो 1919 में गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कानून था, ये किसके द्वारा बना दिया गया था? ये एम्पेरियल काउंसिल द्वारा जल्दबाजी में यह निर्णय ले लिया गया और इस कानून को पारित कर दिया। तो लोगों को सामने इस कानून को रखा गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, तो लोगों को काफी बुरा लगा और इसके खिलाफ लोगों ने एक लड़ाई करना शुरू कर दी गई। जैसा कि मैंने बताया, नेताओं को या देश के बारे में सोचने वाले लोगों को बिना मुकदमे चलाए जेल में डाल दिया जाता था। तो जब गांधी जी अहिंसा ढंग से अवज्ञा आंदोलन चाहते थे, गांधी जी ने क्या सोचा कि हम ऐसा काम करें जिसमें लोगों को नुकसान भी ना हो और अंग्रेजों के द्वारा जो नियम चलाया गया है इसे हम हटा भी दें। तो अंग्रेजों के खिलाफ गांधी ने अहिंसा के ढंग से लड़ना शुरू किया। तो उन्होंने अवज्ञा आंदोलन चालू किया, यानी अवज्ञा की शुरुआत करना चाहे। तो यह आंदोलन की तारीख गांधी जी ने निर्धारित कर दी, रखा कि 6 अप्रैल को हम ये आंदोलन शुरू कर देंगे, और हुआ भी। ये आंदोलन स्टार्ट भी हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने लोगों को हिरासत में ले लिया। क्या किया लोगों ने, यह जैसे ही आंदोलन शुरुआत हुई, अंग्रेज सरकार को डर लगा, तो उन्होंने क्या किया, पहले से ही जो लोग हेड थे जुलूस में या आंदोलन में, उन लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया। और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में जो शांतिपूर्वक जुलूस जा रहा था उस पर गोलियां चलवा दी। वहां पर काफी मात्रा में लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और काफी मात्रा में लोगों की जान भी चली गई। उससे देश के लोगों में अहिंसा के बदले हिंसा की भावना पैदा हो गई और गांधी जी को इस बात से काफी दुख हुआ। तो जब मार्शल लॉ लागू हो गया और जनता ने इसकी कमान संभाल ली, जब लोगों को मार दिया गया तो लोगों का गुस्सा इस सीमा पर पहुंच गया कि लोग एक दूसरे का खून करने के लिए आपस में हो गए। यहीं पर अंग्रेजों के 4 सिपाहियों को भारतीय सेना ने, या कहीं तो भारतीय आंदोलनकर्ताओं ने, उन्हें जिंदा जला दिया था। ठीक, तो मार्शल लॉ है, ये होता क्या है? ये मार्शल लॉ एक ऐसा कानून है जिसमें देश सत्ता यानी कि शक्ति सारी सेना को दे दी जाती है। सेना चाहे कुछ भी कर सकती है, किसी को भी गोली मार सकती है, किसी की भी जान ले सकती है। ऐसा कानून वहां पर लागू कर दिया था। इसका जो हेड बना था वो बना था जनरल डायर। जनरल डायर जब हेड बन गया तो उसने क्या किया, 13 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड इसने करवा दिया। जलियांवाला हत्याकांड क्या है? यह एक ऐसी घटना थी जहां पर अमृतसर में हुई थी। वहां पर बहुत सारे लोग एक बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, और वहां पर जो लोग थे इकट्ठा हुए, और वह जो जलियांवाला बाग है, ये नाम का बाग था। वह एक खाली, चारों तरफ से बंद एक खाली मैदान था जहां पर लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए, और वहां पर केवल एक ही रास्ता था
जिससे लोग सारे अंदर चले गए। और जनरल डायर जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने करीब 500-600 अपने सैनिकों को लेकर पहुंचा और सारे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसमें इतने लोग मारे गए कि कोई गिनती नहीं है। कुछ लोगों को गोली से मार दिया गया, तो कोई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर से भागे, तब मर गए। और जो बच्चे और बूढ़े थे वो कुएं में कूद गए, सोचा कि यहाँ बच जाएंगे, लेकिन उनकी मृत्यु वहां पे भी कर दी गई। जनरल डायर जो था ये वो इस युद्ध से चाहता क्या था? वह चाहता था कि इस युद्ध के द्वारा जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, उनके दिलों में अपना डर पैदा करना चाहता था। ये ऐसा डर बनाना चाहता था कि भारतीय लोग किसी भी प्रकार का सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने की इच्छा को सोचे ही नहीं और हमारे डर से छिपकर बैठे रहे। तो इसने क्या किया, कुछ लोगों को बंदी बना लिया और उनको नाक मारा गया और उनकी नाक होकर जमीन से रगड़ दिया गया। दूसरे सैनिक लोगों को या अफसर लोगों को उन्हीं के द्वारा सलामी दी जाने की कोशिश की गई। रोक दे। तो जब लोगों पर डायर ने हमला किया तो उसके बाद तो उसने काम किया था, क्या क्या था? गुजरावाला एक जगह है पंजाब में, जहाँ पर उसने बमों को फेंकवा दिया, यानी कि बम डाल दी गई और वहां पर काफी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, जिससे देखकर और लोग काफी डर गए। इसे देखकर गांधी जी को भी डर लगा, तो इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने 6 अप्रैल को जो आंदोलन की स्थापना की थी, उस आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया। यह देखकर गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। जो रोलेक्ट एक्ट था, यानी कि जो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था, उसे कहा जाता है रोलेक्ट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी चाहते थे कि यह ना केवल गांव में रहे, ना केवल शहर में रहे, ये पूरे भारत देश में फैल जाए। ये चाहते थे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह आंदोलन हो और इसमें काफी संख्या में लोग एकत्रित होकर देश के राष्ट्रवाद में अपना सहयोग प्रदान करें। तो गांधी जी ने क्या किया, वे खिलाफत का मुद्दा उठाकर, गांधी जी ने खिलाफत का जो मुद्दा उठाया और उसके जरिए क्या किया, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने का काम किया। तो ये खिलाफत था, ये था कौन, ये कौन व्यक्ति था खिलाफत? ये मुसलमान धर्म का एक, इस्लामिक धर्म का एक धर्मगुरु होता है, जो कि तुर्क में था। और तुर्क में जब वो हार गया तो ओटोमन साम्राज्य के लोगों ने क्या किया, ओटोमन साम्राज्य के लोगों ने उस पर एक जबरदस्त, यानी कि बेसहनीय संधि का थोप दी। तो क्या कहा है, तो वे खिलाफत का मुद्दा उठाकर मुसलमान को जोड़ना चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्कों की हार हुई और जो खलीफा था उसको जेल में डाल दिया गया। तो खलीफा ओटोमन सम्राट पर सख्त संधि लगा दी गई। मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन हुआ। जो ये ओटोमन साम्राज्य के जो राजा था, या जिसे हम कहें तुर्की का राजा जो था खलीफा, उसको जेल में डाल दिया गया। तो लोगों में गुस्सा हो गई, इस्लामिक धर्म के लोगों में गुस्सा हो गई अंग्रेजों के विरुद्ध। गांधी जी ने इसका फायदा उठाया और हिंदू मुसलमानों को एक साथ कर लिया। तो जो मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन हुआ। इस समिति में क्या बात रखी गई, इसमें रखा गया कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करेंगे और उसमें अंग्रेजों से जो हमारा इस्लामिक धर्मगुरु खलीफा है उसकी हम रिहाई मांगेंगे। तो इसमें दो भाइयों ने गांधी जी की बात पर विचार विमर्श किया और मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने गांधी जी की बात पर विचार विमर्श किया और गांधी जी से मिले। तो गांधी जी से इन्होंने जब बातें की तो गांधी जी ने इन्हें बताया कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर सकते हैं, जिससे अंग्रेजों को हानि हो। तो सितंबर 1919 में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो ये शौकत अली और इन दोनों की बातें हुई थी, उन बातों को रखा। तो जब लोग इनकी बातों से सहमत हुए तो लोगों ने कहा कि ये आंदोलन हम करेंगे। तो खिलाफत आंदोलन में समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। यानी क्या होता है, खिलाफत आंदोलन में समर्थन और स्वराज के लिए गांधी जी ने
आंदोलन की शुरुआत कर दी और इस आंदोलन को खिलाफत असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, समय भी ज़्यादा हो गया है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक भी, और आपको लगता है कि चैनल से फ़ायदा मिल रहा है तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखते रहिए अपना मैथ का बूथ में।